हेलो। ओके यस बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू होम साइंस बाय रुचि मैम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और आने वाली अपकमिंग वैकेंसी 2026 की जोर शोर से तैयारियां भी चल रही होंगी। क्यों बच्चों? आंसर करिए, रिप्लाई दीजिए भाई सभी लोग। सही कह रहे हैं ना? और अगर नहीं भी हो रही हैं तो एक स्टार्टिंग का संदेश छोटा सा कि वो सभी बच्चे जो अपकमिंग वैकेंसी के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं या अपने आप को प्रिपरेशन में शामिल कर रहे हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, तो नो डाउट आपको विज्ञापन का वेट बिल्कुल भी नहीं करना है और आपको अभी से लग जाना है अपनी तैयारी में। चलिए, आप ड्रेसिंग सेंस से आप लोगों ने अनुमान लगा लिया होगा और साथ ही साथ आप पीछे जो थंबनेल देख रहे हैं, हम आपसे फिर से मिलवाने वाले हैं एक वो जो टॉप 13 की रैंक पर थी, दीक्षा अग्निहोत्री। दीक्षा अग्निहोत्री जी आज आप लोगों के सामने अभी आएंगी और वो भी अपने संघर्ष की कहानी आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने सफलता हासिल की, क्या उनकी स्ट्रैटेजी रहती थी पढ़ने की, कितने उन्होंने नंबर हासिल किए, वगैरह वगैरह सारी चीज़ों से हम आपको रूबरू कराएंगे। चलिए, मुझे ये बताइए, सभी लोगों से, सभी स्टूडेंट्स को मेरा एक संदेश है, हर बच्चे से, कि अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये हमारा होम साइंस हब प्लेटफॉर्म जो है स्पेशल फॉर होम साइंस के लिए है एंड इसके साथ साथ जो एप्लीकेशन है होम साइंस हब, ये भी सिर्फ और सिर्फ होम साइंस विषय के लिए ही समर्पित है। कुल मिला के हम लोग सिर्फ एक ही विषय पर काम करते हैं, तो वो सभी इंस्पायरेंट्स जो होम साइंस से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर वो जुड़ना चाहते हैं तो वो प्रॉपर होम साइंस हब एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे एंड इसके साथ साथ वहाँ पर आपको आपकी तैयारी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें वहाँ रखी गई हैं। चलिए, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और मैं बुलाना चाहूँगी दीक्षा अग्निहोत्री को। दीक्षा जी आइए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कैसी हैं दीक्षा जी आप? सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। और मैं आपको सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे। आपकी ये नई जर्नी, जीवन की बहुत ही बड़ी शुरुआत जो है, आपकी सफलता ने आपको बहुत कुछ फील कराया होगा। हालांकि जो भी फील कराया है, नो डाउट अभी हम उस संबंध में बात करेंगे। पहले हम आपका मुंह मीठा कराते हैं और फिर उसके बाद आगे की बात हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, ये दीक्षा जी की ही लाई हुई मिठाई है और हम इसी को खिला रहे हैं। आप सब भी लेकर के आएंगे जब मिठाई, तो आपको भी मैं खिलाऊंगी। हालांकि नहीं बुलाएंगे तब भी खिलाएंगे, ऐसा कोई। क्यों दीक्षा? बिल्कुल ना। सॉरी, पहले आपको खिलाऊंगी। थैंक यू। अब आपको ये पूरा खाना। चलिए भाई, दीक्षा जी ने टॉप 13 गर्ल्स कैटेगरी से, हाँ द गर्ल्स कैटेगरी से दीक्षा जी ने की जो रैंक है वो टॉप 13 की रैंक है। और इस बार हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि गर्ल्स कैटेगरी का जो स्कोर कट ऑफ जिसे हम कहेंगे वो ज़्यादा गया था बॉयज़ की अपेक्षा। नो डाउट जाना स्वाभाविक भी है, बिकॉज नंबर ऑफ सीट्स वहाँ पर कम होती हैं। ठीक है, तो एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न होता है उसका। चलिए, दीक्षा जी के सम्मान के लिए हमारे पास काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, मैंने अरेंज किया हुआ है। तो सबसे पहले दीक्षा जी को हम एक शॉल से सम्मानित करेंगे। इसको आप रखिए। एक छोटा सा तोहफा जो आपको हमेशा याद रहेगा और ये आपको याद दिलाएगा आपकी रुचि मैम जी। चलिए, ये आपके लिए। और दूसरी डायरी जो आपको हमेशा ये याद दिलाएगी कि हमें आपको इसमें
अपना लक्ष्य हमेशा लिख करके रखना। यस मैम। ये डायरी आपको हर पल याद दिलाएगी कि नहीं, मुझे इसमें अभी कुछ लिखना है, और लिखने के लिए आपके पास पेन भी है ये। चलिए, तो कैसा लग रहा है दीक्षा, आप कैसे महसूस कर रही हैं, बताइए भाई। बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे संभव ये सब चीजें आपको कभी ऐसा लगता था कि यार ये दिन भी आएगा जो हम मैम अब जो पढ़ाई थी वो तो कर ही रही थी, लेकिन जो डर होता है ना तो वो तो ऑल टाइम स्टक हो रखा था। हमारी ऑडियंस को बताइए, डरिए नहीं बिल्कुल भी एकदम नॉर्मल हो जाइए। अब बच्चे हमारे डर रहे हैं, उनको लग रहा है यार मैं कैसे बात करूं, क्या करूं, तो डरना नहीं है बिल्कुल, बहुत नॉर्मली बोलना है आपको। चलिए बोलिए। तो मैम ऐसा नहीं था कि पढ़ाई अच्छे से हो रही थी तो कभी कभी लगता था हो जाएगा, लेकिन जो डर होता है ना तो वो स्टक हो रखा था। तो वो डर एक ऐसा था जिसने और मोटिवेट किया कि मतलब करना है तो करना है, अगर अभी कम हो गया तो शायद ना हो। और फिर ये वैकेंसी जो ऐसी थी, इसका मतलब पेपर भी इतना लेट हुआ कि मतलब पेशेंस लेवल भी एकदम डाउन हो चुका था। लेकिन ये था कि बस अब ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था मैम, बहुत अच्छा ही मिल गया। दीक्षा जी, अभी हमने इसके पहले जस्ट 2 इंटरव्यू लिए थे बच्चों के, उनकी भी एक आपकी ही जैसी तड़प थी कि नहीं मैम मुझे मिलना है तो मिलना है तो वो बच्चे, उनमें तो मैं खैर स्कोर नहीं पूछ पाई थी उन बच्चों का, हाँ, क्योंकि शायद मेरे माइंड से स्किप हो गई थी चीज़ें। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने जो ये पेपर दिया, आपका क्या स्कोर था इसमें? मैम मेरा 106 क्वेश्चन राइट थे। 106 क्वेश्चन, बहुत बढ़िया भाई, क्लैपिंग फॉर दिस। बहुत अच्छा कि 106 नंबर होने पर इनकी टॉप 13 रैंक थे। इसका मतलब है कि जो टॉप फर्स्ट पर होगा वहां पर गर्ल्स कैटेगरी में, तो नो डाउट नियर अबाउट 110 के आसपास तो अराउंड रहे होंगे बच्चे, क्योंकि हम लोग जो कट ऑफ जारी होता है बेटा, वो हम लोग नियर सबसे लोवेस्ट में काउंट करते हैं कि भाई इतना गया, उससे प्लस ही होते हैं बच्चे ओवरऑल, है ना दीक्षा? चलिए दीक्षा, जिस दिन रिजल्ट आया तो क्या लग रहा था, किसको मतलब किसको पहले फोन किया था? हाँ, मैंने तो मम्मी को ही कॉल किया था पहले, क्योंकि उन्हें ज्यादा ही वेट था इन सब चीजों का। पेरेंट्स तो को नो yes, डाउट। मैम, तो मैंने पहले देखा, मुझे ये नहीं था। मैं तो बस ऐसे रैंडम, जैसे आपकी 5 बजे क्लास आती है तो जैसे लाइव होती है तो मैं देखती हूँ उसको, तो बस मुझे पता नहीं था कि रिजल्ट आ जाएगा। तो आपका ही कुछ ऐसा नोटिफिकेशन आया तो मैंने उसको क्लिक किया। मैं सो के उठी तो मैंने कहा लो थोड़ा सा देख लेती हूँ आज मैम कौन सा टॉपिक कर रहा है। तो देखा तो वहाँ पर आप मतलब न्यूज दे रही थी कि रिजल्ट आउट हो चुका है। बच्चे बात ही कर रहे थे। यस मैम। फिर क्लास मैंने तुरंत ड्रॉप करी। अब वो धड़कन तो इतनी बढ़ गई थी, अब ये लग ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या ही हुआ होगा। तो सबसे पहले मैंने जाके कट ऑफ देखी कि कट ऑफ क्या गई है। मतलब ऐसा था कि मतलब मैंने काउंट किया था क्वेश्चन, तो उसमें 104 कट ऑफ गई थी गर्ल्स कैटेगरी की यूआर से। तो मुझे ऐसा कुछ लगा कि शायद मेरा नाम आ चुका होगा। तो फिर मैंने उसके बाद पीडीएफ चेक किया तो 30 नंबर पे मेरा रैंक। और फिर भी उसके बाद भी मैम ऐसा बिलीव नहीं होता, मैंने कहा ऐसा नहीं, सेम नेम के 2 बच्चे भी हो सकते हैं, क्योंकि सर रैंक मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि ऑलरेडी सीट्स इतनी कम थी गर्ल्स कैटेगरी में। फिर मैंने अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर था, रोल नंबर था, सब अच्छे से मैच किया। फिर 5 मिनट बाद फिर उसको मैंने अच्छे से मैच किया, तब लगा कि मेरा ही रोल नंबर है। तभी मुझे लगता है 10 मिनट बाद मैसेज आया था, है ना? इसलिए मैंने फिर सबसे पहले फिर आपको किया, फिर अपनी मम्मी को कॉल करके बताया कि इस बार मेरा हो गया। चलिए भाई, एक बार फिर से आपको बताया, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतना मतलब सेक्रीफाइस करके। बताइए फिर दीक्षा के आपसे क्वेश्चन ये भी है, क्योंकि चूंकि हमने जो 2 इंटरव्यूज लिए तो बच्चों के जिस तरह से कमेंट्स आते हैं कि नहीं मैम आपने ये नहीं पूछा मुझे इस चीज़ के, हालांकि थोड़ा सा बच्चों ने पेशेंस खो दिया था, मुझे लगता है कि उनको लगता है ना मुझे तुरंत तुरंत पता चल जाए कि क्या है ना, लेकिन वहाँ पर हमने शायद सारी चीज़ें डिस्कस की। बट मैं ऑडियंस के अकॉर्डिंग, यानी आप लोगों के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि रियली आप क्या जानना चाहते हैं, बाकी उनकी जर्नी जो लाइफ की है वो तो है ही है। दीक्षा, मैं ये जानना चाहूँगी कि सबसे जो मुझे लगता है सक्सेस का जो सीक्रेट प्लान होता है, मुझे लगता है हर एक इंस्पायरेंट का अलग होता है, चाहे वो मैं हूँ और चाहे कोई भी हो, बिकॉज टाइम तो अपने पास 24 आवर्स ही होता है और उसी में हम लोग सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। और आपके लिए तो मैं बताऊँ, सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे पता चली आपसे पर्सनल बात करके कि मैम मैं जॉब भी करती थी और टीचिंग करती थी,
तो नो डाउट एक टीचिंग करते हुए मतलब स्कूल्स में 6 से 8 घंटे देने के बाद स्टडी करना, और मुझे लगता है जिस तरह के विद्यालय में थी दीक्षा जी, तो वहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस उनके बहुत टफ होते हैं, जहाँ पर अपने आप को या खुद को मैनेज करना दैट इज़ टू डिफ़िकल्ट। तो इन परिस्थितियों में इतनी सारी चीज़ें जहाँ पर टाइम हर चीज़ पंक्चुअलिटी बहुत ज़्यादा होती है, उन सब चीज़ों में के बीच रहकर आपने पढ़ाई की, और पढ़ाई करना और सफल होना वो चीज़ एक अलग है, बट टॉप 13 की रैंक में आना ये एक अलग अनुभव है। तो ये सब कैसे होता था आपसे, आप कैसे मैनेज करते थे? थोड़ा सा इस चीज़ को शेयर करिए अपने टाइम प्लान को, बिकॉज हमारे स्टूडेंट की एक यही कि मैम नो डाउट हम लोगों के पास मोस्ट ऑफ द वुमेन्स भी होते हैं जो ऑलरेडी मैरिजफुल हैं, तो उनके पास भी काम होता है, बट मुझे लगता है कि जहाँ पर हमारे पास चाहे छोटी जॉब हो बड़ी जॉब हो, जिम्मेदारी होती है, उससे हम तो हमेशा ही कहते हैं देखो आप भाग नहीं सकते हैं जिम्मेदारियों से। तो क्या आपका सीख किस तरह से आप टाइम मैनेजमेंट करते थे अपने स्टडी प्लान को लेकर? मैम मेरा तो ये था कि मॉर्निंग में 8 o'clock पे मेरा स्कूल स्टार्ट हो जाता था, तो बिफोर मुझे अराउंड 7 o'clock पे निकलना पड़ता था। 7 to 3 PM मेरा तो ये रहता था कि मतलब वो शेड्यूल बिजी रहता था, उसमें ऐसा स्टडी का कोई ऐसा कुछ प्लान नहीं था, क्योंकि वो तो जॉब का टाइम होता था। फिर उसके बाद 3 या 3:30 तक अराउंड जब मैं घर आती थी, घर आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, क्योंकि ऑल डे पूरा इतना हेक्टिक हो जाता था। उसके बाद जो मेरा स्टडी स्टार्ट होती थी वो 5 o'clock से शाम को स्टार्ट होती थी, और उसमें ये था कि सबसे पहले जो मेरा वर्क रहता था वो रिवीजन का रहता था, क्योंकि और वो रिवीजन ऐसा होता था कि मैम उसका मैंने जैसे पढ़ते पढ़ते काफ़ी समय हो गया था, तो उसके लिए मैंने ऐसे ब्रांच डिसाइड कर ली थी कि मुझे सेम डे पे मतलब एक ब्रांच कवर करनी है वो। हाँ यस मैम, जैसे आपने बताया हाँ कि आप अपना एक परफेक्ट प्लान बना लीजिए, तो मोस्ट ऑफ द स्ट्रेटजीज तो मैम वैसी रहती थी, जैसे थोड़ा आपसे गाइडेंस मुझे मिल जाता था। आप अक्सर बोलती हैं जैसे क्लासेस में कि ऐसे से ऐसे नहीं हो रहा है, अगर आपका काम नहीं मैनेज हो रहा है तो आप ये स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं। तो फिर मुझे भी यही लगा, तो आप ही ने बताया था ये चीज़ कि आप ऐसा कर सकते हैं, टॉपिक वाइज डिसाइड कर सकते हैं, ब्रांच वाइज डिसाइड कर सकते हैं। कहने का हाँ। मतलब आपका एक पर डे का ना ये आपकी थीम होनी चाहिए कि मुझे आज ये चीज पढ़नी है, इतना कवर करना है। तो ऐसा कोई मैम ऐसा मतलब टाइम नहीं रहता था, मुझे ये था कि ये ब्रांच कवर करनी है रिवीजन में। तो रिवीजन में तो मैं ब्रांच बाय ब्रांच रिवाइज करती थी, जैसे 1 वीक में अराउंड सारी ब्रांचेस रिवाइज हो जाती थी, फिर मंडे से सेम ब्रांच का रिवीजन स्टार्ट हो जाता था। रिवीजन हो गई, फिर कुछ क्लासेस जो मेरी रहती थी लाइव क्लासेस, तो मेरी कुछ जैसे स्कूल में मैं थी तो वो तो मेरा सीक्रेट ही था मैम। सीक्रेट ये था कि वो तो चोरी चोरी वाली क्लासेस हो जाती थी, मतलब स्कूल में भी वहाँ रहते थे तो चोरी पढ़ती थी। जैसे मैं मॉर्निंग में गई हूँ, प्रेयर टाइम चल रहा है, तो वहाँ कुछ कलीग्स ने भी मेरी थोड़ी हेल्प करी इन सब चीज़ों में, तो वो भी बहुत ही सही थे, मतलब फ्रेंडशिप थी, तो उन्होंने भी बहुत अच्छे से मैनेज किया। जैसे प्रेयर पीरियड थोड़ा सा मैं मिस कर देती थी कभी, तो उस बीच में से मैम की वो वाली क्लास हुई पेड क्लासेस, तो वो मैं 2 क्लासेस उधर मैनेज कर लेती थी, है ना, वो क्लासेस हो गया मैम। और लंच का हुआ तो लंच में मैं जाके जैसे बातें नहीं करती थी, जैसे सब गॉसिप करते हैं, तो मैंने क्या किया अपने ही टेबल पे, क्योंकि हम लोग का ऐसा प्लान था कि आपको अपने क्लासरूम में ही लंच करना है, तो मेरे लिए जैसे लोगों को चैलेंजिंग लगता था, मेरे लिए बेस्ट था वो कि कोई डिस्टर्ब करने भी नहीं आता था। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी क्लास स्टार्ट करी, और क्लास स्टार्ट करके फिर अपना लंच करती थी, तो उधर भी मेरी कुछ क्लासेस कवर हो जाती थी। ऐसे ही करके मैंने जो क्लासेस थी मैम वो सारे मैं स्कूल में कवर कर लेती थी। लाइव क्लासेस मतलब नहीं ले पाती थी, बहुत बढ़िया। रिकॉर्डेड ही मैंने देखा है, लाइव तो नहीं ले पाती थी क्योंकि ऐसा शेड्यूल इतना बिजी था, लेकिन मैं स्किप नहीं करी मैम एक भी क्लासेस, तो वो मेरा स्कूल में सारी मैनेज हो जाती थी। अब घर आके रिविजन हुआ, फिर उसके बाद प्रैक्टिस हो जाती थी। देखिए दीक्षा जी ने कर दिखाया, मैं एक लाइन बोला करती हूँ आप लोगों से कि बेटा हमें कभी भी बहाने नहीं ढूंढने चाहिए, और हमारी जैसे सिचुएशन है हमें उन्हीं सिचुएशन में अपने रास्ते तलाशने चाहिए, है ना। मेरा हमेशा से ये कोटेशन रहता है क्लास में कि बेटा आपके पास जैसे भी सिचुएशन है आप उन सिचुएशन में अपने आप को मैनेज करिए, सिचुएशन आपके साथ नहीं ढलेगी, आपको ढलना है उनके साथ, और दीक्षा जी ने साथ यही किया है ना। स्कूल में अपनी क्लासेस को टास्क लेकर के उन्हें पूरा करना, एंड देन उसके बाद टीचिंग भी करना, राइट।
तो बहुत अच्छा लगा ये सुनकर के कि आपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज किया। कितने घंटे की स्टडी हो जाती थी पर डे आपकी? मैम स्टडी का मेरा ऐसा नहीं था क्योंकि मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम तो स्कूल में चला गया। फिर उसके बाद मेरा ये था कि पूरे दिन का ये टाइम टेबल बना था कि मुझे अपनी क्लासेस भी कवर करनी है और रिवीजन भी करना है और प्रैक्टिस भी करनी है। उसके बाद जो नोट्स वगैरह प्रिपेयर करने हैं, तो मुझे ये था मेरा कि मतलब 24 आवर्स में मुझे जो समय मिलेगा मैं उसको कवर करूँगी। तो जैसे लाइव क्लासेस का टाइम मैंने वहाँ सब डे टाइम में मैं अपने कंप्लीट कर लेती थी। फिर रिवीजन होता था तो एक ब्रांच अच्छे से कवर करने में 2 से ढाई घंटे लग जाते थे। जैसे पहले से पढ़ते पढ़ते हो गया था तो थोड़ा सा स्पीड मेंटेन हो गई थी, वो हो गया। उसके बाद मैम फिर प्रैक्टिस अच्छे से करती थी। प्रैक्टिस भी जैसे आपने बताया था कि कम से कम आपको ऐसे नहीं करना है कि प्रैक्टिस सेट पे प्रैक्टिस सेट आप लगा रहे हैं, एक लगाइए बट इतने अच्छे से लगाइए कि वो पूरी तरीके से कवर हो जाए चीज़ें। हाँ, चारों ऑप्शन को अच्छे से क्लियर करते हो। ऐसे मैं 3 प्रैक्टिस सेट पर डे सॉल्व करती थी। तो उसमें जितना भी टाइम लग जाता था मैम, ऐसा कोई नहीं था कि इतने ही टाइम में करना है, बट मुझे अच्छे से हो जाना चाहिए बस। देखिए वही चीज़ें हैं जो भी चीज़ें बताती थी कि सबसे बड़ा एक हमारा टाइम का टास्क, वो आपको बहुत ट्रुथफुली तरीके से आपको फॉलो करना होता है। दूसरी चीज़ जैसा इन्होंने बताया कि मैम प्रैक्टिस तो मैं बोला करती हूँ ना, प्रैक्टिस तो सभी करते हैं, बट थोड़ा सा आपको अलग करना है। अगर चीज़ें आप अलग नहीं कर रहे हैं तो फिर आप में और जो नई सक्सेस हो रहे हैं फिर उनमें अंतर क्या रह गया। तो आपने वो भी चीज़ें ध्यान दी कि मैम प्रैक्टिस जो हम लगाते थे वो ऐसे नहीं लगाते थे, भले ही कम होती थी, गिनती वाली नहीं होती थी, जो भी होती थी कंफर्म वाली होती थी, चारों ऑप्शन को क्लियर करते हुए। कभी ऐसा लगा कि यार पढ़ते समय ऑप्शन में हमें क्लियरिटी नहीं है, तो उस पर फिर जूझने का प्रयास किया, आई मीन उसको बहुत ज़्यादा ढूंढने का प्रयास किया? उसके लिए मैम आपने कुछ सेशंस ऐसे लिए थे ना जो डाउटेबल क्वेश्चंस के नेम से, तो वहां से मेरे मोस्ट ऑफ द डाउट्स क्लियर हो गए थे। जैसे आपने बताया कुछ बुक्स ऐसी थी जिससे मैं प्रैक्टिस के लिए प्रेफर करती थी, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रॉन्ग होते थे। बट ये था कि मतलब जैसे आपने कहा कि आपने कई सारी वीडियोज इस पे दिए हैं डाउटेबल क्वेश्चन पे, तो उससे तो मेरा मोस्ट ऑफ द जो कंफ्यूजन था वो कवर था। और दूसरी चीज ये थी कि आपने से कहा था ना, अगर एक बार क्वेश्चन देखने पे आपको उसका आंसर नहीं आ रहा है तो मतलब फिर वो आपको एग्जाम में दिक्कत करेगा। तो मैं क्या करती थी, उसको लिख लेती थी, जैसे कि आपने अपने नोट्स स्क्रॉल किए थे, तो मैंने वही फॉलो किया था मैम। हर चीज़, क्योंकि मेरे साथ भी यही चीज़ें थी, तो मैं कहती थी अगर एक नज़र प्रैक्टिस के बाद भी अगर मतलब मेरे को आपकी बोली हुई यही लाइन था कि नहीं आ रही तो बस इसको लिखना। हाँ, अगर हमने प्रैक्टिस किया, मैं बच्चों आज फिर से कहती हूँ, अगर आपने प्रैक्टिस खूब लगाई है और फिर भी आपके सामने कोई क्वेश्चन पेपर आया और आपने क्वेश्चन किया, अगर एक नज़र में आपको आंसर नहीं आ रहा और आपको वहाँ 1 सेकेंड 5 सेकेंड रुकना पड़ रहा है, दैट मीन्स ये क्वेश्चन आपको ले डूबेगा। अब वो क्वेश्चन आपको कैसे अपने तक रखना है जोड़ करके, वो आपको लिखना है। फिर उसके बाद उसको आपको मल्टीपल टाइम देखना भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हाँ लिख ले उसको। मैंने बताया भी था कि आप लोग एक डाउटेबल रजिस्टर बना लीजिए, जो भी क्वेश्चंस हैं आप लिखिए, मल्टीपल टाइम लिखिए। सिर्फ मुझे लगता है प्रैक्टिस सेट मंगा करके और उसी में सॉल्व कर लेना बड़ी बात नहीं है। आप जितना ज़्यादा अपनी कलम चलाएंगे उतना ज़्यादा आप प्रॉफिट में जाएंगे, है ना। चलिए, तो ये चीज़ें कुछ चीज़ें, अब आगे पढ़ाई जारी रहेगी। यस। और आपका कुछ इस दौरान आपने शायद भी बताया था नेट भी मेरा क्लियर हुआ है मैम, तो नेट आपका कब का क्लियर हुआ? नेट मैम मेरा ये हुआ है, दिसंबर का नेट मेरा क्लियर हुआ है। और मैंने अभी जून में जेआरएफ के लिए ट्राई किया था, उसका भी रिजल्ट आउट नहीं हुआ। बट ये का मैंने आपको जो एक ही कोर्स लिया था मैम, उससे मेरा नेट क्लियर हुआ। DAAA भी में मैं शॉर्ट लिस्टेड हूँ मैम। अभी जो रिजल्ट आया 2023 वाला, बस यार तो मतलब ये मेरे पास रह के छुपा रुस्तम बनी रही, क्योंकि उन्होंने कसम खाई थी भाई कि मैडम से तभी मिलना है जब नौकरी लग जाएगी। और शंका के आधार पर इनको पता चला मेरी कुछ चीजें देख कर कि यार मैडम लगता है कहीं मेरे आसपास रहती है। तो देखिए, मतलब बैचेस हैं, तो बैचेस में कभी आपको कुछ ऐसा लगा कि नहीं मुझे चीजें दिक्कत कर रही हैं? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं। जैसे बुक्स वगैरह फॉलो करने की बात आती है, तो जैसे मेरा टाइम मतलब इतना पूरा दिन इतना बिजी रहता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं बुक्स तो नहीं मैनेज कर पाऊंगी पढ़ने के लिए। मुझे तो इतना नोट्स आपका इतना परफेक्ट था कि शायद मुझे बुक्स की नीड लगी नहीं। तो मैंने, लेकिन जो आपने जो कोर्स दिया उसके थ्रू मेरा एस्टेट भी क्लियर हुआ बिहार का,
और मैम एलटी प्री भी मेरा निकला उसी से, नेट भी उसी से हुआ और डी प्लस बी में भी शॉर्ट लिस्टेड हो गई। एक नोट्स मतलब मेरा इतना सारे एग्जाम्स मेरे उसने क्लियर कर चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही जब बच्चे वो भी 2 स्टूडेंट हमारे कह रहे थे, नो डाउट बच्चे, मैं आज भी कहती हूँ नोट्स रियल में अगर कोई मुझे लगता है ईमानदारी से, जिस तरह से मैं क्लासेस पढ़ाती हूँ, क्योंकि इस ये जो आप देख रही हैं इतनी बड़ी सी टेबल, इसे पूरा होम साइंस भरा हुआ है ठीक है। तो क्योंकि मुझे अंदर रखना पड़ता है वाशु की वजह से, क्योंकि वाशु उसकी बहुत अच्छी खिचड़ी बना देता है तो मुझे छिपा के रखना पड़ता है। हालांकि उसने तोड़ डाला है काफ़ी लॉक वगैरह उसके। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे नो डाउट कोर्सेस हैं, मैं खुद इतना कॉन्फिडेंट होकर के पब्लिक की ये बात बोल देती हूँ, एक बार अगर किसी ने उस नोट्स मेहनत करके पढ़ लिया और अपने हाथ से नोट्स बना लिया और मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करते रहिए, आप किसी भी एग्जाम में बैठे आप क्लियर हो। कि जैसे आप कहती थी ना कि मतलब नो डाउट, ऐसा आप एक बार अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप होम साइंस के किसी भी एग्जाम में बैठिए। तो बस मैम मैंने यही ट्रस्ट किया, मुझे लगा ऐसे कि शायद बुक मैम का नोट्स मैं ऐसे कर लेती हूँ, तो मैंने सही बताया तो मैंने बुक्स अभी तक मैम ना कोई परचेस करी है ना ही मैंने खोल के देखी है। Oh my God! मैंने पढ़ा आपका नोट्स और उसको इतने अच्छे से प्रिपेयर किया कि मेरे सारे एग्जाम आई थिंक एक ही बैच से निकलते चले गए। तो बहुत बड़ी बात है भाई। अब चूंकि मैडम इतनी सारी बुक खुद पढ़ पढ़ के यहाँ पर लिख लिख के बताती रहती हैं, तो ये बिल्कुल सच है, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है। जो भी बच्चे बैचेस में इनरोल होते हैं वो देखते हैं इस चीज़ को, और सभी बच्चे जितने अभी तक फिलहाल अभी तो मान लीजिए आप लोग इंटरव्यू बाई फोनिक भी वार्ता होती है जिनसे, तो सब बच्चे का यही कमेंट्स होता है कि मैम हमने बुक अभी देखी नहीं। जिस तरह आपने बोला कि भाई मेरे नोट्स आप पढ़ लीजिए केवल एक बार, वो मिल जाए। अब चूंकि मेरे थोड़ा सा समय का भाव रहता है, दीक्षा आप भी जानती है ना, और हमारे सभी बच्चे जानते हैं, क्योंकि मैं बहुत है ना इसको एक इंटरनल होम बोला करती हूँ ना, कि ये हमारा एक ऑनलाइन घर है जहाँ पर हम कैसे भी रह लेते हैं आराम से, मस्त एज ए दोस्त की तरीके किसी भी तरीके से रहते हैं। तो मैं आप लोगों को बताया भी करती हूँ कि देखो सिर्फ बैचेस लेने से सिलेक्शन नहीं होते हैं, आपको पढ़ना होता है, मेहनत करना होता है, और रियल वाली सिर्फ लिखना भी काफ़ी नहीं है, आपको पढ़ना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम मुझे आपका नोट्स मिल जाएगा, तो हमने सच पूछी है तो मैंने नोट्स बनाया ही नहीं। हालांकि शुरुआत में कॉम्प्लिकेशंस आप लोग डिमांड करते थे हाँ, कि मैम पीपीटी से कर पीपीटी से तो मेरा क्या जवाब होता था? हाँ, नहीं नहीं, आप अपने हाथ से मेहनत करिए, आप लिख लीजिए उसको, वो आपके पास मल्टीपल टाइम्स रहेगा और आप उससे सब क्रैक कर लेंगे। तो मैं कहती थी नहीं, हम मेहनत करने के लिए मजबूर करवाएंगे आपको लिखना होगा। और यही थीम अभी हमारी चल रही है एनसीईआरटी में। मुझे लगता है मैम ना, जैसे जो आपने जो डाउटेबल क्वेश्चन वाली चीज करवाई थी, अगर वो चीज आप ना बताती तो जैसे सबने देखा कि सबने ये एग्जाम किया तो ये क्वेश्चंस ऐसे बने थे कि ऑप्शंस में दो ऑप्शंस में चीजें थी। अगर वो डाउटेबल वाली चीजें शायद मैंने ना लिखी होती तो उन 2 ऑप्शंस में मैं भी फंस के रह जाती, क्योंकि एक क्लैरिटी मिल गई थी कि डाउटेबल है, इसका मतलब इसका आंसर ये होगा। तो ये चीजें, तो ये छोटे छोटे हैक्स होते हैं, ये सक्सेस के छोटे छोटे हैक्स होते हैं कि देखिए आप आपको अपने से बेहतर कोई नहीं जान सकता, नो डाउट। चाहे जितना मम्मी पापा कह लें, भाई बहन कह लें कि नहीं नहीं मेरी बेटी में, लेकिन नहीं यार, जितना आप अपने आप को बेहतर से समझते हो ना कि आप कहाँ फंस रहे हो, तो आप भी तय कर सकोगे ना कि हम कहाँ फंस रहे हैं, हमें क्या चीज़ें लिखनी, क्या चीज़ें नहीं लिखनी है। तो ये आपको खुद नोट करना है और ये सारी चीज़ें करना है। तो क्या लगता है दीक्षा जी, आपको सारे बच्चों को लिखकर पढ़ना चाहिए या पीपीटी फॉर्मेट में पढ़ना चाहिए? आज जो जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और हम लोग एडुटेक जैसी चीज़ें प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है पीपीटी हमारे लिए कितनी प्रॉफिटेबल हो सकती है? आई थिंक मैम पीपीटी आपके लिए वो शॉर्ट टर्म रिवीजन के लिए तो सही है कि जैसे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या कुछ है तो चलिए आपने उसको देख के थोड़ा सा रिवाइज कर लिया। लेकिन जो होता है ना, जैसे हमारे परमानेंट मेमोरी वाला सिस्टम होता है, तो वो मैम आता है ना कि जब आप उसको बाय हैंड राइट करेंगे, उसके बाद फिर आपके नोट्स ऐसे होते हैं कि आपकी लैंग्वेज आपको ज़्यादा बेटर से समझ में आती है ना। तो वो चीज़ हो जाता है कि मतलब हैंड रिटन चीज़ें ज़्यादा बेस्ट रहती हैं अकॉर्डिंग टू पीपीटी। मुझे लगता
लगता है हमारे जो भी जितने सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं, मैं हर बच्चे से बोला करती हूँ कि अगर आपको कोई फ्री में भी अपना नोट्स पढ़ने के लिए दे तो आप कभी मत पढ़िएगा उसको। मैं बोलती हूँ ना, हमेशा बोलती हूँ कि भाई आपको अगर कोई कह दे कि बच्चा मैं फ्री अपना नोट्स दे दूंगी, कह दो आप अपना रख लो भाई, मैं तो अपना पढ़ लूंगी। क्योंकि जो आप अपने हाथ से लिखते हो ना, उसका मजा ही कुछ दूसरा होता है, उसकी समझ ही कुछ, अंडरस्टैंडिंग पावर ही कुछ अलग ही जैसे मैम आप ऐसे कहती थी, जैसे न्यूट्रिशन हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, इन सब में टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा टफ होती है। तो जैसे आपने बोला कि आप अपने अकॉर्डिंग उसको मैनेज, जैसे आपकी कुछ ट्रिक्स थी, आपने जो अपना स्क्रॉल किया था, तो उससे मुझे थोड़ा सा आइडिया लगा कि इसको मैं ऐसा करती हूँ, मैं कि मैं उसको समझ पाऊँ। तो वो ट्रिक्स मैं उन क्वेश्चंस के सामने लिखती गई जैसे आपने लिखा था। तो उन ट्रिक्स ने मुझे एग्जाम में थोड़ा सा ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल हुई कि तुरंत क्लिक कर जा रहा था मैं, अच्छा ऐसे याद किया था तो इसका ऑप्शन ऐसे हो जाएगा। तो वो चीज़ें थोड़ा सा। दीक्षा जी देखिए ऐसी हैं कि वो मेरे नोट्स का पूरा पोल खोले थे। तो मेरा मतलब कि यार मुझे लगता है कि हमारे बच्चे अब सेलेक्ट हो जाएं, मेरा नोट्स मैं सब कुछ आप लोगों को बता देती एक्चुअली मैम इसलिए ना नोट्स को कि मैंने तो कोई बुक प्रेफर करी नहीं, तब मैं उसी के लिए थी, उसी पे पूरा निर्भर थी, तो मैंने उसका फुल फायदा उठाया। वही चीज़ है, सारे बच्चे इसका फायदा उठा सकते हैं। बिकॉज नो डाउट हमारे अंदर कभी आप देखिए एग्जाम के टाइम हमारा वो सारा पिटारा खुल जाता यस है। मैम वही चीज़ है, सारी चीज़ें हैं, सारा सब कुछ स्क्रॉल किया आपने तो हमने सारे अपने नोट्स, अपनी ट्रिक्स, और मतलब जिस भी राइटिंग में लिखा होता था इसी पैनल में मैं ना पूरा स्क्रॉल करके कि भाई ये लो मेरे पास ये सब चीज़ें अपनी खुद की बनाई हुई हैं, आप इनको देखिए, पढ़िए, एंजॉय करिए और सक्सेस होइए। चलिए अब मैं थोड़ा सा आपसे अपकमिंग वैकेंसी के विषय में क्वेश्चंस, मैंने आपकी स्ट्रेटजी भी जान ली और टाइम मैनेजमेंट भी जान लिया, स्कोप भी जान लिया, जो हमारे बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं। अपकमिंग वैकेंसी के स्टूडेंट में आप क्या कहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे हमारे जितने भी बिगिनर्स हैं या फिर ऐसे बच्चे जो रह गए किसी कारणवश, तो उन्हें किस तरह से अपने आप को रिएक्ट करना चाहिए? मैम मुझे तो लगता है कि वैकेंसी का जैसे कि हमें कंफर्म ही है कि वैकेंसी तो आनी ही आनी, तो हमें मतलब लग जाना चाहिए उस चीज़ पे। अब उसका वेट नहीं करना चाहिए कि नोटिफिकेशन आउट होगा फिर मैं अपनी स्ट्रेटजी बनाऊंगी। मुझे लगता है कि अब तो टाइम बहुत ही लिमिटेड रह गया है। अगर आप अच्छे से, अभी भी लिमिटेड तो है मैम, लेकिन अगर आप फुल्ली उस पर करना चाहते हैं तो आप कर ले जाएंगे, क्योंकि अभी देखा जाए तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए काफ़ी टाइम है, मैनेज कर सकते हैं। अगर आज से स्टार्ट करेंगे मैम तो आराम से हो जाएगा। आराम से हो जाएगा। वही कहते हैं कि देखिए समय आपका इंतजार नहीं करता है, आपको वेट करना होता है समय का। तो चूंकि ये जो अपकमिंग वैकेंसी 2026 की आ रही है, तो मुझे लगता है हर बच्चे को लग जाना चाहिए, उसको समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। और जहाँ तक कुछ ऐसा सुनने में भी आ रहा है, आप तो चूंकि उससे जुड़ी ही हैं और भी कई सारे आपके दोस्त भी होंगे, यस मैम। तो सुनने में भी आ रहा है कि दिसंबर या नवंबर हाँ, या दिसंबर तक एग्जाम्स हो सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबिलिटीज हैं। चलिए कुछ आप हमारे बच्चों के लिए बोलना चाहेंगे? अगर मैं आपसे बोलूं, अच्छा थोड़ा सोशल मीडिया का बता दें, क्योंकि ये बहुत डिस्टर्ब करता है सोशल मीडिया के संबंध में आप स्टूडेंट को क्या राय देना चाहेंगे? कितना प्रॉफिटेबल है, फॉलो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और क्या चीज़ें आपके लिए, कौन से सोशल मीडिया ऐसे हैं जो आपको मुझे लगता है डिस्टर्ब ना करें? आप उस विषय में थोड़ा सा बताइए। हम सोशल मीडिया में जैसे फर्स्टली हम यूट्यूब को ही ले लेते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्लासेस हम सबकी उसी में रहती हैं, है ना। तो यूट्यूब में जैसे हमने ऑन किया तो हमारे पास मोस्ट ऑफ द ऑप्शन होते हैं, जैसे शॉर्ट्स, ये वेरी डिस्टर्बिंग हो गया है। तो अगर आप एक बार सोचिए कि जैसे अब हमें ये है कि मैम की क्लास अटेंड करनी है, तो अपने माइंड में क्लियर होना चाहिए कि सामने कोई भी शॉर्ट्स आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, वो कंट्रोल अपने हाथ में है। तो आप अगर एक बार शॉर्ट्स में गए तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हुआ है मैम, इसलिए क्योंकि कभी हुआ कि किया तो मतलब मुझे लगा, फिर बहुत रिग्रेट हुआ कि यार मैंने इतना टाइम इसमें वेस्ट कर दिया। टाइम पता नहीं चलता है, आप स्क्रॉल करते जाते हैं। वो आप भी और मैं भी उसकी भुक्तभोगी था कि हम लोग, क्योंकि थंबनेल इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव रहते हैं कि जो आप पढ़ रहे हो आपका मन ही नहीं लगेगा उसमें, आपको लगेगा यार नीचे वाला खोल के देख लें पहले। और इसमें मैम ये हुआ कि मतलब इंस्टाग्राम मैंने टोटली डिलीट कर दिया था। आई थिंक आज के समय में जो इंस्टाग्राम का इतना क्रेज है, आज तक उसमें मेरी एक भी वीडियो, एक भी फोटो कुछ आपको पोस्टेड नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें मतलब जब तक अगर स्टडी में आप कर रहे हैं तो मुझे लगता है इनसे थोड़ा सा बच के रहना। फेसबुक के बारे में क्या कहेंगे? बच्चे बहुत टहलते रहते हैं। फेसबुक मैम मेरे फ़ोन में देखा जाए तो ऐसा ऐप कोई इंस्टॉल ही नहीं है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है।
तो ये हर सक्सेस बच्चे की पहचान है सोशल मीडिया से पूरी तरह से दूर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर देता है आपको। आप फेसबुक में जाते हैं, वहां पर ना जाने कितने लोग आपको रिक्वेस्ट भेजते हैं, दोस्तों के दोस्त, है ना, ये सब चीजें मिलते हैं। तो आप अपने आप को, मेरे हिसाब से, कि आप जब तक स्टडी कर रहे हैं तो आप जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, आई थिंक जैसे भी कर रहे हैं, आप टोटली फॉलो करिए। एंड उसके साथ साथ, टोटली फॉलो करने के साथ साथ, अगर टीचर आपको, मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कोई टीचर आपको मिसगाइड करेगा, है ना, क्योंकि टीचर एक इतना पवित्र, आप ये कहिए कि हाँ, प्रोफेशन है, इतना पवित्र प्रोफेशन है कि हर टीचर अपने बच्चे को अपने से ऊपर ही देखना चाहे, कि उसको लगता है नहीं यार, बच्चे हमारे हमसे ऊपर जाएं ताकि मुझे अच्छा लगे। तो ये एक इतना पवित्र वो है कि जो भी चीज़ें टीचर के द्वारा बताई जाए वो आपको फॉलो जरूर करना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या मैं कभी आपको ऐसा लगा कि हम क्लास में प्री प्लान से आए हैं कि आज हम बच्चों को ये बताएंगे जाकर? नहीं नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। कब आपको ये सारी चीजें, मोटिवेशन वाली चीजें बीच में कैसे तो पढ़ाते ये तो मैम पढ़ाते पढ़ाते ना, जैसे किसी का कमेंट आया या किसी ने जैसे ऐसे बोल दिया, लोग ऐसा ना आपसे थोड़ा सा बोलने, मैम ऐसा से ऐसा हो गया, मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। फिर कभी कभी होता था कि आप क्लास को पॉज करती थी और पहले हम लोगों का जो स्ट्रेस होता था उसको दूर करती थी, क्योंकि आपका ये था कि पहले जब आपका माइंड फ्रेश होगा तो पढ़ाई हुई चीजें ज्यादा अच्छे से बेस्ट होंगी। तो वही चीज, वही चीजें हैं। कभी कभी पढ़ा बच्चों का ऐसा इमोशनली मैसेज आ गया, या फिर पहली बात तो बहुत कम ध्यान देना होता है, बट फिर भी अगर नज़र पड़ गई, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम जानबूझकर कभी भी चाह कर इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, कभी कभी क्या होता है, हमारे टॉपिक्स ही ऐसे होते हैं कि निकल ही आती हैं चीज़ें। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट का था, वो तो टॉपिक वैसे भी आपका फेमस ही था। हम सब लोगों ने बहुत उसको मतलब मल्टीपल टाइम देख के थोड़ा सा, तो वो भी एक मोटिवेशन का जरिया बना कि सेल्फ डिपेंडेंट होना गर्ल्स के लिए तो बहुत बड़ी चीज होती है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं और ध्यान देना चाहिए। चलिए, और मैं आपसे, अब आपको, अभी तक आप एज ए स्टूडेंट जवाब दे रहे थे, एज ए सेलेक्टेड जवाब दे रहे थे, अब मैं आपको एक मेंटोर बनाती हूँ। मैं ये कहती हूँ, अगर हम अपकमिंग वैकेंसी के लिए आपको मेंटोर बना दें, राइट, कि दीक्षा जी, आपको ना बच्चों को हैंडल करना है, आप एक मेंटोर के रूप में बच्चों को क्या टिप्स देंगे? बहुत शॉर्टकट में और बहुत लिमिटेड शब्दों में आप क्या टिप्स देंगे? मुझे लगता है मैम, फर्स्ट चीज़ तो ये सोशल मीडिया से बच्चे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट ना हो, उसको मतलब एज अ अपॉर्चुनिटी यूज़ करें। मतलब सोशल मीडिया मतलब खराब चीज़ नहीं है, बट अगर आप उसको ऐसे यूज़ कर रहे हैं, आपको कोई टॉपिक ऐसा लग रहा है या किसी चीज़ का डाउटेबल चीज़ें, वो आप वहाँ से मैनेज कर सकते हैं। और रिवीजन और प्रैक्टिस, और ये जो डाउटेबल क्वेश्चन वाला जो मैंने बोला, ये चीज़ें अगर आप मैनेज करके चलते हैं तो मुझे लगता है कि ये मैंने अच्छे से मतलब एग्ज़ाम क्लियर कराने में हेल्प करेगी। बहुत से ज़्यादा करके देखिए, टीचर आपके पास होता है, हम लोग सही चीज़ें आपको देते ही रहते हैं, तो मेरे हिसाब से रिवीजन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे लगता है जितनी ज़्यादा बार रिवीजन हो जाए, क्योंकि जब हम जो मेरा अनुभव है मैं बता रही हूँ आपको, आपसे भी मैं भी करूँगी क्वेश्चन, कि जब मेरी ऐसी स्टूडेंट वाली लाइफ होती थी, तो क्या होता है कि जब हम लोग रजिस्टर अपने प्रिपेयर कर लेते हैं और पेजेस को टर्न करते हैं, तो जब रिवीजन मल्टीपल टाइम हो जाते हैं ना, तो ये लगता है इस पेज में ये लिखा ही आता है, इस पेज में ये लिखा है, वो आता रहता है। तो जो चीज़ें हम फर्स्ट बार रिवीजन कर रहे होते हैं और जहाँ पर हमें समय पहले दिन, अगर हमें 1-2 दिन लग रहा है, आई थिंक दूसरे दिन वो, या सेकेंड टाइम जब फिर से अगेन हम रिवीजन करते हैं, तो जस्ट हाफ टाइम हो जाता है। फिर वो रिवीजन ये नहीं लगने लगता है कि यार ये काम है, ये लगता है यार रिवीजन में कितना समय लगना है, बिकॉज आपको चीज़ें आ रही होती है। और मुझे लगता है, आपको क्या लगता है कि हमें बार बार चीज़ें चेंज करके पढ़नी चाहिए हमेशा, या फिर जितना टीचर आपको चेंजेबल चीजें दे रहा है सिर्फ उन पर फोकस करना चाहिए? आप इस विषय में मैम ऐसा है, जैसे आपने कहा था कि यूट्यूब की दुनिया में आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी, ऐसे मतलब जैसे आपके वर्ड में लुभावनी चीज़ें मिलेंगी कि मतलब आप देख के अट्रैक्ट होंगे, बट ये ध्यान दीजिए कि मतलब हमारा सब्जेक्ट जो है वही फिजियोलॉजी है, वही न्यूट्रिशन साइंस है, लेकिन जो हमारे सब्जेक्ट के लेवल का है, तो वो क्या कहते हैं, वो मतलब अपने लेवल वैसे ही टीचर से पढ़िए। ये नहीं कि हम अगर वही न्यूट्रिशन साइंस आपको नीट का स्टूडेंट भी पढ़ते मिलेगा, लेकिन हमारे सब्जेक्ट का लेवल जो है वो अलग ही है। तो ये सब चीज़ें हैं मैम, और ये है कि इन सबको फॉलो करके हम आराम से चीज़ें क्रैक कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बहुत आपने अच्छी बात बोली कि देखिए सब्जेक्ट वही होता है, बायो हम भी पढ़ते हैं और स्पेशल जो बायो का है वो भी पढ़ता है,
बहुत सारे आपको बायो के टीचर भी मिलते हैं, पढ़ाते बहुत अच्छा आपको लगता भी है, लेकिन वो अच्छी चीज़ आपके लिए नहीं होती। हाँ, तो कुछ यस, राइट, बिकॉज हमारा लेवल वो नहीं है। तो मुझे लगता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए लेवल बहुत मायने रखता है ना, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और आपको क्या लगता है, क्या सच में हमें अलग अलग क्राइटेरिया सब्जेक्ट में हमारे बटे हुए हैं? क्राइटेरिया मीन्स ना, कहने का मतलब ये है कि आपको क्या लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा सब चीज़ें अलग अलग देखने की ज़रूरत है, फॉर नेट के लिए, फॉर टीजीटी के लिए, फॉर पीजीटी, फॉर एलटी? आप खुद अपना अनुभव बताइए जिस तरह से आपने पढ़ा। मुझे नहीं लगता मैम, क्योंकि मैंने ये सारे, जैसे मैंने बताया कि मैंने मल्टीपल एग्जाम्स क्रैक किए हैं, तो वो सिर्फ मैम कुछ नहीं, जैसे आप बोलती थी कि बस लेवल का फ़र्क रहता है, बेसिक्स आपका वही रहता है। आपके बेसिक्स जैसे 5 जो पार्ट्स हैं वो आपके अच्छे से कंप्लीट रहते हैं, तो उसके बाद जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं बस वो एग्जाम्स के अकॉर्डिंग आप उनको पढ़ लीजिए, बाकी बेसिक्स तो वही सारा रहता है। तो हम ये कर सकते हैं कि मतलब मल्टीपल टाइम्स अगर हम उन्हीं का रिवीजन करते रहें तो सही, अलग अलग मतलब पढ़ने की बजाय वो ज़्यादा सही बैठ। बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए बेटा, वही चीज़ें दीक्षा जी भी अपने अनुभव शेयर कर रही हैं आपसे कि सब्जेक्ट हमारा वही रहता है, फॉर्मो हमारी सारी चीज़ें वही हैं, बस थोड़ा सा लेवल का अगर फ़र्क पड़ता है, वो हम आई थिंक बताते भी रहते हैं कि फॉर अगर नेट आप जा रहे हैं तो बस पढ़ना आपको ये है और चीज़ें आपको थोड़ा सा इधर देखना है, तो वो सब हम आपको क्लास में गाइडेंस करते रहते हैं, नो डाउट। दीक्षा जी, आपकी स्ट्रैटेजी जान के और आपने जो वास्तव में जिन चीज़ों को आपने रियल में फॉलो किया, आपको क्लास की हर चीज़ वो याद है। मैंने कब बोली होगी आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैं तो मल्टीपल टाइम बोलती रहती हूँ, बट आपको वो हर चीज़ें याद है जो आपने अपनी सक्सेस में फॉलो की है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब अगर हम क्लास में सब चीज़ें आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के बताते हैं तो उसका यार मुझे रिजल्ट दिख रहा है। अब मैं बोलने में, मोटिवेट करने में, सही रास्ते दिखाने में अब मुझे और भी मुझे हौसला मिल रहा है कि मुझे लगता है यार ना, मैं जो बोलती हूँ वो चीज़ें हमारी व्यर्थ नहीं जाती हैं, मतलब वो चीज़ें हमें साक्षात दिख रही कि नहीं यार, इनका प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं कि देखिए, एक चीज़ होती है कि बोलना और उसका कोई प्रभाव ना पड़ना, यस राइट। दूसरी चीज़ होती है कि नहीं बोला गया और वो प्रभावित की, इसी को तो हम लोग इफेक्टेड कम्युनिकेशन कहते हैं ना। तो जो चीज़ें अगर हमें दिख रही हैं, दैट मीन्स वो हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आता है। तो नो डाउट मुझे बहुत अच्छा लगा दीक्षा जी आपसे मिल करके और आपकी ये जर्नी देख करके कि आपने एक ही बैच से मल्टीपल एग्ज़ाम क्लियर किए। मेरे लिए बहुत प्राउडी मोमेंट है, आई एम सो हैप्पी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा। तो बेटा देखिए, सफलता किसी की मोहताज नहीं होती है और आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग, और मैं फिर से कहती हूँ, यहाँ पर हमारे पास हर कैटेगरी का बच्चा होता है और हर लड़की, हर महिला अपनी जिम्मेदारियों से बंधी है। और वो आज फिर मैं इस शब्द को रिपीट करती हूँ, आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते हैं और ना ही बच सकते हैं। यस क्योंकि अगर हमने लाइफ में सपोज हमने जॉब भी पाली और हमने बहुत कुछ छोड़ दिया, राइट, उस चक्कर में अगर हमने बहुत कुछ अपना छोड़ दिया तो फिर मुझे लगता है वो भी चीज़ हमें दिक्कत करेगी, ठीक है ना, करेगी दिक्कत, आपको कहीं ना कहीं पछतावा देगी, आपको लगेगा यार ये नौकरी तो मिली बट सब छूट गया, है ना, कुछ नहीं मिला। तो कहने का मतलब, हम सब होम साइंस के स्टूडेंट हैं, टाइम मैनेजमेंट, सोशल मैनेजमेंट, फिजिकल मैनेजमेंट एंड मेंटल मैनेजमेंट, सब चीज़ें हमें बहुत अच्छे से हैंडलिंग करके चलना है और उसका बूस्टर मैं आपको क्लास में देती रहती हूँ। क्योंकि अच्छा, मेरी थोड़ी आदत भी है कि अगर मैं पढ़ा रही हूँ, एग्जाम्पल ज़्यादा करके हम लोगों के व्यवहारिक अपने लाइफ से रिलेटेड ही रहते हैं। बिल्कुल, हम सबके घर के और लाइफ से रिलेटेड रहते हैं, क्योंकि जो हमें वही आप भी हैं, बहुत बड़ा डिफरेंसेस नहीं है। तो वही चीज़ें हैं भाई, आप सब लोग भी बढ़िया सब पढ़िए और आप सब भी आइए और इसी तरह का अपनी भी जर्नी सुनाइए और किसी के लिए आप भी प्रभावित हो। नो डाउट दीक्षा जी की हिस्ट्री भी किसी न किसी को प्रभावित करेगी, बहुत कुछ सीखेंगे आप। देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बोली जाती हैं, बच्चा सुन तो लेता है बट फॉलो नहीं करता है। मल्टीपल टाइम स्टूडेंट गलती करते रहते हैं, बट एक चीज़ें होती है ना, सुनना और सुनने के बाद उन चीज़ों को फॉलो करना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है और हर बच्चा कर भी नहीं सकता है। क्योंकि आजकल मुझे लगता है जो टेक्नोलॉजी का टाइम है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो
बच्चा माइंड में रखे भी तो कितने रखे, Yes, ma'am. क्योंकि वो इतना ज्यादा चीजें जब एक बार आप किसी का वीडियो देख लो तो वो बिना पूछे बताए आपके मोबाइल में खट से आ हाँ, जाता yes, है ma'am, वो बार-बार ना, वो बार बार आ जाता है, उसको आपसे अनुमति नहीं लेनी पड़ती है, तो वो तुरंत नोटिफिकेशन उसका आ जाएगा, तुरंत ये हो जाएगा। तो इसमें स्टूडेंट की थोड़ी बहुत गलती होती है, बट सोशल मीडिया कुछ इस तरह से हावी भी है बच्चे पर कि वो चूंकि 10 चीजें देखना और 10 चीजों को माइंड में रखना, तो उनमें स्थिरता नहीं हो पाती है, मुझे लगता है ऐसा। तो बच्चा मैं यही बोलूंगी अपकमिंग वैकेंसी के लिए जो भी स्टूडेंट रह गए हैं और जो वेटिंग में है, आप ये समझ ले, ये जितने, दीक्षा आपको क्या लगता है जितने बच्चों ने डीबी कराई थी इस बार शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, तो ये शॉर्ट लिस्टेड में ये बहुत ही बिल्कुल इनको एक छलांग की जरूरत है, आई थिंक बॉर्डर पे ही थे सारे बच्चे। तो मैम इनका तो बस यही है कि मैम इनको ऐसा नहीं कि इनकी प्रिपरेशन नहीं है, सब प्रिपेयर है, थोड़ा सा सीट्स आई थिंक कम थी, इस वजह से थोड़ा सा रह गया। बस मैम थोड़ा ही अगर ये लोग और थोड़ा सा मैनेज कर लें, स्ट्रेटजी बना के प्लान करके अगर ये कर लें, तो मुझे लगता है कि उसमें वो भी टॉपर वो बन भी सकते topper हैं। बन आई सकते थिंक हम लोगों से अच्छे अच्छे। फर्स्ट सेकंड रैंक पे भी आ सकते हैं, क्योंकि वो तो हम लोगों से बेटर ही है। देखिए वही चीज मैं भी कहती हूँ, दीक्षा जी भी वही चीज कह रही हैं कि ऐसा नहीं कि आपकी तैयारी कम है, जितने भी बच्चे शॉर्ट लिस्टेड हुए थे या और भी बच्चे हैं जो किसी न किसी कारण, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट ऐसे भी थे जो एक दो गलती किए और उनकी सारी OMR वगैरह सारी चीजें, या इतना ज्यादा बच्चे को इस एग्जाम, ये टीजीटी का एग्जाम सुनने में लगता है छोटा है जो भी है, बट इतना ज्यादा स्ट्रेस होता है बच्चे को कि वो बहुत सारी गलतियां कर देता है। Yes, ma'am. तो ये सब चीजें आप लोग अपने अंदर से अब थोड़ा सा हटाइए और फिर से एक पढ़ने के लिए शेड्यूल्ड हो जाइए, और नो डाउट आप सब आगे आगे आने वाली वैकेंसीज में अच्छी खासी नंबर ऑफ सीट्स भी हम लोगों को पता चल Yes, रही है ma'am. कि लगभग 600 प्लस वैकेंसीज हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मायूस मत होएं वो सभी स्टूडेंट, आपका भी वो दिन आएगा, आप भी सक्सेस होंगे, सब कुछ होंगे, बस अपनी स्ट्रैटेजी और अपने रूल्स अब बना करके रखें। अगर आपको लगता है कि नहीं, हम अपने आप को सोचते तो बहुत है लेकिन कर नहीं पाते हैं, दीक्षा जी है ऐसा ना? Yes, ma'am. कि हम, जैसे मैं ही मोटिवेट की, अब आप आज मैं करूंगी ऐसा, मैं ऐसा कर लूंगी, मैं वैसा कर लूंगी, आज से कभी नहीं, आप मैक्सिमम 3-4 दिन फॉलो करते हैं, उसके बाद फिर से फ्यूजन में चले जाते हैं पूरी तरह से। मुझे लगता है 60% बच्चे ऐसे होते हैं कि जो चीजों को सुनते हैं और खूब जोश में आ जाएंगे कि मेरी मैम ने ऐसा कहा, मैं ऐसा करूंगी या करूंगा, जो भी, और मुझे लगता है 4-6 दिन 8 दिन उनकी स्ट्रेटजी फॉलो होती है, एट लास्ट वो फिर से वहीं आ जाते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगी, आप जिस एरिया में अपना टाइम ज़्यादा एक्सपेंड करते हो, जहाँ पर आप ज़्यादा बैठते हो, ज़्यादा समय जाता है, आप वहाँ पर चीज़ों को लिख कर रख लीजिए, या फिर आप हर घंटे का अलार्म सेट कर लीजिए अपने मोबाइल में। जब भी भले ही आप कुछ गलत नहीं करोगे, लेकिन आपका मोबाइल की रिंगटोन ये बताएगी कि कहीं आप डिस्टर्ब तो नहीं है, कहीं आप किसी दूसरी जगह तो नहीं है। तो अगर आप गलती से भी कहीं पर दूसरी जगह अपना टाइम स्पेंड कर रहे होंगे तो वहां से आप बच सकते हैं, ठीक है ना? क्योंकि भाई हर व्यक्ति के पास टाइम है। अगर आप पेरेंट्स को जिम्मेदारी देते हो कि मम्मी मुझे आप रिमाइंड कराते रहिएगा, तो मुझे लगता है संभव नहीं है, है ना? खुद की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप अपनी वॉल पर चिपका सकते हैं, कुछ कोटेशंस लगा सकते हैं जो आपको ऑल टाइम्स प्रेरित करेगी, ठीक है? मैंने लगा रखा था डू इट डू इट तो वो चीज़ हमको आज भी, मैं पढ़ाती हूँ, आज मैं पढ़ाती हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी हमने कुछ अपनी हिडन चीज़ें लगा रखी, क्योंकि वो आपको नहीं दिख रही होगी लेकिन हमने कहीं ना कहीं एक अपनी चीज़ ऐसी लगी, क्योंकि लाइफ हमारी इतना रिलैक्स मांगती है हम लोगों की लाइफ। हम क्या, सबको यार आराम चाहिए, यस है ना? और मन भी ना, कहते हैं दो प्रवृत्ति के हो जाते हैं, जो कि आलस की ओर ज्यादा खींचता है काम की तरफ। तो वो कहीं ना कहीं से हम लोग अपने रूम में सीक्रेट कुछ ऐसे कर रखते हैं ऐसा होता है ना, जैसे ये कि लाइफ बहुत मैटर करती है। मैंने भी अपने नोट्स के सारे नोट्स कह रहे हैं, जो मेरी ब्रांचेस थी, तो शायद 2 स्पाइरल में मेरी वो सारी ब्रांचेस कवर थी, तो दोनों स्पाइरल में आगे लिखा आई एम सिलेक्टेड इन टीजीटी, ये मतलब ये,
और उसको सर्कल करके लग गया था। जब भी होता था कि फर्स्ट फ्रंट पेज खुलता था तो पहले उसको देखती थी, कभी उसमें कुछ या कुछ देख के कुछ इसको अच्छे से डिजाइन करती थी, फिर उसके बाद अलग ही मोटिवेशन होता था। तो उतनी ही लाइन मेरे लिए बहुत ही मोटिवेट करने की। इसी तरह से आप लोग भी एक टैगलाइन बना लीजिए, और अगर आप कभी भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, परेशान होते हैं, जो चीज़ें आपको ज़्यादा डिस्टर्ब करती हों आपकी लाइफ में, वो डिस्टर्बिंग जोन बहुत सारे हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही कुछ चीज़ें ऐसी करें, सोशल मीडिया की चीज़ें हों। आपको पर्सनली ओवर थिंकिंग अगर हो रही है, आपको पर्सनली अपनी लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, लाइफ मैनेजिंग में प्रॉब्लम हो रही है, फैमिली मैनेजिंग में प्रॉब्लम में, मतलब प्रॉब्लम है कहीं से भी आ सकती है। तो जिस क्षेत्र से आपको ज़्यादा डिस्टरबेंस हो रहे हैं ना, बस उसके लिए आप एक सीक्रेट ऐसी चीज़ रख लीजिए जिसे आप ही केवल जानते हो, और बस फिर वहीं से चल पड़ो। तो ये आपको बहुत मोटिवेट करती है, नो डाउट। दीक्षा जी, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा समय अब हो गया है ना, और टाइम ओवर करना चाहिए। चलिए भाई, दीक्षा जी की जर्नी कैसी लगी और इनका स्ट्रेटजी प्लान कैसा लगा, रैंक भी पता चल गया, नंबर भी पता चल गया, सब कुछ तो बहुत अच्छा। आप लोग भी बढ़िया सा प्रिपेयर हुए और 2026 में सेलेक्ट होकर के सब अपना अपना टीजीटी ज्वाइन करेंगे, आने वाले भावी शिक्षक आप सब हैं। चलिए भाई, आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर दिस सेशन, एंड मुलाकात करेंगे हम लोग फिर किसी नेक्स्ट सेशन में। ओके, तब तक के लिए बाय।